हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। लूसन जीके में हम कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी और आज हम करेंगे सोलर सिस्टम, हीलियोसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिक मॉडल एंड मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोलर सिस्टम से। हमारे सोलर सिस्टम में आता है सन, 8 प्लैनेट्स और उनके सारे सैटेलाइट्स और बहुत सारी छोटी छोटी हेवनली बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मीटियोर्स हो गए। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है और बाकी सारी बॉडीज सन के आसपास रिवॉल्व करती है। अब ये सारी बॉडीज सन के आसपास रिवॉल्व क्यों करती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। अब ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो भी हेवनली बॉडीज है वो हमेशा मोशन में रहते हैं और सन के आसपास घूमते रहते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन सब बॉडीज को गवर्न करती है मेनली। जो प्लैनेट्स है वो सन के आसपास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है? कुछ इस टाइप का, राउंड शेप में नहीं होगा, एलिप्टिकल होगा, थोड़ा चपटा हुई शेप। ठीक है, इस शेप में घूम रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारा सन, ये मरकरी हो गया सबसे नियरेस्ट प्लैनेट, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सोलर सिस्टम में हमारे जो सन से नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकुरी और जो फार्थेस्ट मतलब कि दूर वाला प्लैनेट है वो है नेपट्यून। प्लूटो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2006 में प्लैनेट की डेफिनेशन चेंज हो गई थी और उसके बाद जो प्लूटो है उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया था। जो हमारे सोलर सिस्टम का साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो सोलर सिस्टम है उसमें सन सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। क्यों डोमिनेट करता है? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का 99.9% मैटर सन में ही आता है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में एनर्जी का जो भी सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सन है। हमें सारी एनर्जी, सोलर सिस्टम को सारी एनर्जी सन से मिलती है। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट में। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, पहले के 4 प्लैनेट्स, और गैसियस प्लैनेट में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, लास्ट के 4 प्लैनेट्स। फिर हम बात करते हैं हीलियोसेंट्रिज्म की। हीलियोसेंट्रिज्म एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है और इसमें क्या बताया गया है कि जो सन है ना, सन हमारा सेंट्रल पॉइंट है। सोलर सिस्टम का मान लो या यूनिवर्स का मान लो, ये एक सेंट्रल पॉइंट है, जबकि अर्थ और बाकी सारी बॉडीज इसके आसपास घूम रही है अकॉर्डिंग टू हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल। ये एक मॉडल है, इस मॉडल में ये लिखा हुआ है। फिर 5th सेंचुरी बीसी में जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे फिलोलस एंड हाइसेटस, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपना सजेशन दिया कि अर्थ वॉज अ स्फीयर रिवॉल्विंग डेली अराउंड सम मिस्टिकल। अब जो अर्थ है ना, ये एक स्फीयर है, वो डेली एक मिस्टिकल मतलब एक सेंट्रल फायर के आसपास घूम रही है और वो जो सेंट्रल फायर है ना वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को रेगुलेट कर रही है। सेंट्रल फायर, अब वो सेंट्रल फायर क्या है, क्या मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेंट्रल फायर है सन। तो ये सेंट्रल फायर यूनिवर्स को रेगुलेट कर रही है। उसके 200 साल बाद फिर एक ये अरिस्टार्कस नाम के कोई थे ज्योग्राफर, उन्होंने क्या आइडिया दिया कि अर्थ और बाकी के सारे प्लैनेट्स एक डेफिनेट ऑर्बिट में वो सेंट्रल ऑब्जेक्ट के आसपास घूम रहे हैं जिसको कि हम सन बोलते हैं। फिर 2nd सेंचुरी एडी में क्या हुआ? अब ये देखो, ये बात चल रही है पुरानी बीसी के टाइम की, 5th सेंचुरी बीसी, बिफोर क्रिश्चियन इरा, उस टाइम की बातें हो रही है। ठीक है, अब 5th सेंचुरी के अगर 200 साल बाद की भी बात करें तो 3 बीसी हो गया ना, तो ये बीसी की बात चल रही है। अब बात आ गई एडी की। 2nd सेंचुरी एडी में क्या हुआ, एक टॉलमी थे, टॉलमी ने क्या आइडिया दिया, टॉलमी ने बोला कि नहीं, सन जो है वो सेंट्रल पॉइंट नहीं है, सेंट्रल पॉइंट है अर्थ। अर्थ की एक फिक्स्ड पोजीशन है और बाकी सारी जो बॉडीज है, सन हो गया, जो जितनी भी बॉडीज है वो अर्थ के आसपास घूमती है। तो टॉलमी का क्या था, टॉलमी का जो मॉडल था वो एक जियोसेंट्रिक मॉडल था, अर्थ सेंटर था, कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सारी चीजें अर्थ के आसपास घूम रही है। इसका ये वाला
वाला जो थॉट था वो चलता रहा 1400 ईयर्स तक ये चला। अब उसके बाद 1444 में निकोलस आया और उसने फिर सारी की सारी कहानी बदल दी। उसने बोला कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, अर्थ घूम रही है, अर्थ और बाकी सारी हेवनली बॉडीज सन के आसपास घूम रही है। फिर 1543 में बहुत सारी इसने बुक्स लिखी रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, अराउंड 6 बुक्स लिखी थी। उसमें इन्होंने फिर से जो हीलियोसेंट्रिज्म वाला आइडिया था उसको री एस्टैब्लिश करा 1543 के अराउंड, क्योंकि 1400 तक जियोसेंट्रिक मॉडल ही चलता रहा कि सन सेंटर में है। उसके बाद निकोलस ने फिर अपनी बुक्स भी लिखी रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज, तो इसने फिर से जो हीलियोसेंट्रिज्म वाला मॉडल था उसको री एस्टैब्लिश करा 1543 में, और गलीलियो गलीली ने इसको सपोर्ट भी करा और इस पे बहुत सारे फेमस ट्रायल भी करे 1633 में। नेक्स्ट बात करते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल की। अभी अभी हमने पढ़ा ही है जियोसेंट्रिक मॉडल। तो जियोसेंट्रिक मॉडल में क्या है कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी सारी चीजें उसके आसपास घूम रही है। तो टॉलमी ने 2nd सेंचुरी CE में आकर ये आइडिया दिया था कि जियोसेंट्रिक मॉडल का आइडिया दिया था, और इसको 16th सेंचुरी तक इसको एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद इसकी जगह पे आ गया हीलियोसेंट्रिक मॉडल निकोलस कोपरनिकस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम की। इसमें सबसे पहले आता है सन। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है सॉरी, जो सन का साइज है वो अर्थ के साइज से 13 लाख गुना ज्यादा है सन का साइज, और सन हमारे अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, और यही हमारे अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। और इसका डायमीटर है 14 लाख किलोमीटर, और इसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और 2.5% अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दो इसकी मेन गैसेस है जो सन पे प्रेजेंट है। सन के अंदर अब होता क्या है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो है 5778 केल्विन, या फिर 5504.85 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, या फिर 9940.73 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हो। सन पे एक स्टॉर्म चलता रहता है। कई बार क्या होता है, सन पे स्टॉर्म चलता है हॉट एटम्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टॉर्म की हॉट एटम्स का जो स्टॉर्म होता है उससे जो सन का फोटोस्फीयर है, ठीक है, फोटोस्फीयर डिसिपेट हो जाता है, और वो जो सन की ग्रेविटी है उसको भी ओवरकम करता है। और वो ग्रेविटी जब सन की ओवरकम हो जाती है तो उसकी वजह से जो ये हॉट एटम्स का स्टॉर्म होता है ये आउटर स्पेस में भी चला जाता है। इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। जब स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने से क्या हुआ, फोटोस्फीयर जो सन का है वो डिसिपेट हो गया। उसके होने से क्या हुआ, जो सन की ग्रेविटी है वो भी कम हो गई। उसकी वजह से जो हॉट एटम्स का स्टॉर्म है वो आउटर स्पेस में चला गया, और जो आउटर स्पेस में जो हॉट एटम्स जाते हैं ना उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। अब कभी कभार क्या होता है, जो सोलर फ्लेयर्स होती है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाती है, और अर्थ में एयर के साथ और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ कोलाइड करने के बाद ये एक कलरफुल सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल के रीजन में बोलते हैं अरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल के रीजन में बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरोरा ऑरियलिस एंड अरोरा बोरियलिस। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नॉर्थ पोल में कौन सा इफेक्ट होता है, साउथ पोल में कौन सा इफेक्ट होता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्यों प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है, सोलर फ्लेयर्स की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। द रीजन फ्रॉम वेयर द सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट। अब यहां से सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट होती है वो एक डार्क स्पॉट होता है, और इस डार्क स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स जो होते हैं वो सन का कोल्डर रीजन होता है, और इसका टेम्परेचर होता है अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस। सन स्पॉट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मैग्नेटिक रेडिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये अर्थ का जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है ना उसको भी हिला के रख देती है। तो सन स्पॉट्स हर 11 साल के बाद आते जाते रहते हैं, ठीक है।
अपीयर भी होते हैं या डिसअपीयर हो जाते हैं 11 साल के बाद, और इसको क्या बोलते हैं, सनस्पॉट साइकिल। ये सनस्पॉट का एक साइकिल चलता रहता है एवरी 11 ईयर्स के बाद। जो टेम्परेचर है इसके सेंटर का, उसको वो कितना है, वो है 1.57 केल्विन, या बोल सकते हो 15 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस। जो सन का शाइनिंग सरफेस है, सन का जो शाइनिंग सरफेस है उसको बोलेंगे हम फोटोस्फीयर, और ये एक डिस्क की शेप का देखने को लगता है सन का शाइनिंग सरफेस। और इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी रेडिएट होती रहती है और ये एक एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है, सन का शाइनिंग सरफेस। जो आउटर लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की, वो बनती है थिन हॉट गैसेस की, जिसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना ये वाला कोरोना नहीं, ये सन वाला कोरोना है। कोरोना हमें कब विजिबल होता है, ये हमें जब टोटल इक्लिप्स होता है सन का, उस टाइम पे हम इसको देख सकते हैं कोरोना को, जब इक्लिप्स होता है सन का, या फिर हम इसको किसी स्पेशल सोलर टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कोरोनोग्राफ। अब दो तरीके से हम कोरोना को देख सकते हैं, एक तो जब सन का टोटल एक्लिप्स होगा उस टाइम पे देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं कोरोनोग्राफ की मदद से, जो कि एक टेलीस्कोप है। प्लैनेट्स ट्रैवल विद द सन थ्रू मिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। अब जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सन के आसपास घूम रहे हैं और बहुत सारी गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सीज है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, ये सारे, इनकी स्पीड क्या होती है, जितने भी प्लैनेट्स हो गए या एस्ट्रॉइड्स हो गए, जितने भी चीजें घूम रही है, इनकी वेलोसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 70,000 किलोमीटर्स पर आवर। जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हमारी अर्थ से। जो लाइट है उसको सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8.5 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स है ओपेक बॉडीज। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जो कि कंटिन्यूसली सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। IAU जनरल असेंबली के अकॉर्डिंग 2006 में इन्होंने प्लैनेट की डेफिनेशन चेंज कर दी थी, और नई डेफिनेशन क्या है कि प्लैनेट एज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के आसपास ऑर्बिट में होनी चाहिए, घूमनी चाहिए, ठीक है। हैज सफिशिएंट मास, उसका सफिशिएंट मास होना चाहिए, उसकी एक सेल्फ ग्रेविटी होनी चाहिए, उस प्लैनेट की एक स्पेसिफिक अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस, ताकि वो आसपास की जो बॉडीज उसके आसपास एस्ट्रॉइड्स वगैरह घूम रहे हैं उसको ओवरकम कर सके। सो दैट इट अज्यूम ए हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नियरली राउंड शेप की होनी चाहिए, उसमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सफिशिएंट मास होना चाहिए, सेल्फ ग्रेविटी होनी चाहिए। ये प्लैनेट की कंडीशंस है। हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, अपने एक फिक्स ऑर्बिट में घूमनी चाहिए अराउंड द सन। ये है प्लैनेट की डेफिनेशन। जो भी बॉडीज इस डेफिनेशन में फिट होती है उसको प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अदरवाइज प्लूटो जैसे था, उसका अब देखो साइज जो था वो इसके साइज के अकॉर्डिंग फिट नहीं हुआ, तो उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब इनको ऐसे ही लर्न करना है 8 प्लैनेट्स को क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, जैसे दे रखे हैं। अब इसको याद करने का ना एक तरीका भी है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आई थिंक क्लास 6 या 7 की एनसीईआरटी में है। वो क्या है, इसका एक्रोनिम क्या है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। ठीक है, ये एक लाइन आप याद रख लोगे, उससे आपको ये प्लैनेट्स का भी एक सीक्वेंस याद रह जाएगा। A new distinct class of object dwarf planet was also decided। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 8 प्लैनेट्स। ठीक है, इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी भी इन्होंने अलग से बना दी। ठीक है, अब क्या बन गया, 2 क्लासेस हो गई हमारे जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है, एक तो हो गए प्लैनेट्स, दूसरे हो गए ड्वार्फ प्लैनेट्स। जो ड्वार्फ प्लैनेट्स है उसमें कौन कौन से आते हैं, सीरीज, प्लूटो एंड 2003 UB313। ये एक रिसेंट इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये इसका एक टेम्परेरी नाम है, अभी असली नाम इसका आना है। जो 9th प्लैनेट है नासा ने वो भी डिस्कवर कर लिया है, उसका नाम है कार्ला। जो प्लैनेट्स का सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, वो वही मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये सीक्वेंस हो गया प्लैनेट्स का।
अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम देखिए प्लैनेट्स का सीक्वेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज में आ जाएगा, पहले आ जाएंगे लास्ट के 4 प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। 4 प्लैनेट पहले अकॉर्डिंग टू साइज हम बात कर रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, ठीक है। सबसे बड़ा जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपट्यून। फिर आ जाएगा अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। तो जुपिटर क्या हो गया, बिगेस्ट प्लैनेट हो गया, और मरकरी हो गया हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्योंकि कई बार ना ये साइज के अकॉर्डिंग भी पूछ लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्लैनेट पूछ सकते हैं, बिगेस्ट प्लैनेट पूछ सकते हैं, या कई बार आ जाएगा कि सीक्वेंस वाइज इनको अरेंज करो प्लैनेट्स को अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये वाले जो प्लैनेट्स है ना, इनको अच्छे से पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज भी लर्न करना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी लर्न करना है, और स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट भी लर्न करना है। और बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इनको डिवाइड किस बेस पे किया हुआ है, इनको डिवाइड किया है उनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, एक तो होकर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिनको कि हम रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी आ गई जोवियन प्लैनेट्स, जिसको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स। ये 2 ग्रुप्स है प्लैनेट्स के। अब 4 प्लैनेट्स जो सन के नियरेस्ट है, वो कौन कौन से हैं। अब देखो, नियरेस्ट और फार्थेस्ट प्लैनेट भी कई बार पूछ लेते हैं। अब ये तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो नियरेस्ट और फार्थेस्ट अपने आप ही याद हो जाएगा। अब जो नियरेस्ट प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो पहले के 4 प्लैनेट्स है। क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो अर्थ के साथ मिलता जुलता सा है, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और बाकी के 4 प्लैनेट्स कौन से हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये है जोवियन प्लैनेट्स, जिनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन इनर आउटर में भी करी गई है। इनर में कौन से आ जाएंगे, यही 4, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और आउटर में आ जाएंगे लास्ट वाले 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब ये इनकी कैटेगरी को डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि ये सेपरेटेड है बाय एस्ट्रॉइड बेल्ट। इनके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, मार्स के बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये चारों प्लैनेट आ जाते हैं। अब इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं इनर आउटर प्लैनेट में। इनर में आ गए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आउटर में आ गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इनर प्लैनेट वो नियरेस्ट टू सन है। अब पहले वाले 4 है, सन के पास ही होंगे, ये सन से दूर है, फार अवे फ्रॉम द सन। अब जो इनर प्लैनेट्स है, दे आर मेड अप ऑफ डेंस मेटालिक मिनरल के ये बने हुए हैं। अब जो आउटर प्लैनेट है, ये तो गैसेस के ही बने हुए हैं, जो कि मेनली जिसमें आती है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। इनर प्लैनेट्स फास्टर मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं, और इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन शॉर्ट होता है। अब स्पीड ज्यादा है तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन तो कम ही होगा ना, जल्दी जल्दी मूव कर लेंगे। अब जो आउटर प्लैनेट है, ये स्लोली मूव करते हैं, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी इनका लॉन्गर होगा। अब स्पीड स्लो है, ऊपर से डिस्टेंस भी सन से ज्यादा है, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट, दे हैव ऑल गैसियस बॉडीज। इसमें तो गैसेस ही है, इसकी जो क्रस्ट होती है वो थिन होती है और रॉकी होती है, रॉक्स होती है इसमें बहुत सारी। इसमें मेंटल होती है, मेंटल में आयरन और मैग्नीशियम होता है। और ये वाले जो आउटर प्लैनेट है, ये तो गैसेस के ही बने हुए हैं। इनर प्लैनेट्स में कोर होती है, जो कि मोल्टन मेटल्स की बनी होती है। अब जो आउटर प्लैनेट है, उनमें रिंग सिस्टम है, उनके आसपास रिंग्स होती है। जैसे सैटर्न की आपने सुना होगा, जो सैटर्न है उसके आसपास एक रिंग्स बनी हुई है। इनका एटमॉस्फेयर थिन होता है। अब ये गैसियस है, तो एटमॉस्फेयर ही कहां से आना है। दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं, उनके नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत कम होते हैं, और कई प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं है। अर्थ का जैसे नेचुरल सैटेलाइट मून है, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। अब जो आउटर प्लैनेट है, इसमें बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट और इसके मून्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे सम नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वेरियस प्लैनेट्स। तो उसमें हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे प्लैनेट्स का, एक एक प्लैनेट उठाएंगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें हम मून्स भी पढ़ेंगे कि कौन से प्लैनेट के कितने मून है और कौन से प्लैनेट का कोई मून है या नहीं है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।